हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u सिद्ध करना है। यानी कि हमें उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। ये हमारा सूत्र है जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं, उसे हमें उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है। तो बने रहिए हमारे चैनल में लास्ट तक। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सूत्र को हमने अवतल दर्पण में भी सिद्ध किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं और इस सूत्र को हम उत्तल दर्पण में सिद्ध करना सीखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो ये तो हमारा एक है उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण है जिसका नाम क्या है, एम डैश। एम डैश हमने क्या मान लिया, एक उत्तल दर्पण मान लिया। ए भी क्या है, एक वस्तु है। ये भी हमारा एक वस्तु है जिससे आने वाली किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद इधर चली जाती है। अगर हम इसे पीछे की ओर अगर बढ़ाते हैं तो ये हमारे फोकस पे मिलती है। और एक और किरण आती है, चूँकि हम जानते हैं कि प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक किरण तो हमारा मिल गया, दूसरा किरण क्या है, दूसरा किरण है हमारा वक्ता केंद्र। तो चूँकि दर्पण का जो वक्ता केंद्र होता है वो दर्पण पर लंब होता है, तो उससे आने वाली किरणें जब उसी पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसका नामकरण हमने कर लिया। ए भी हमारा वस्तु हो गया, आने वाली किरण एन हो गया, परिवर्तन होकर चला गया एन एस दिशा में। ये जो दर्पण है वक्ता केंद्र पर आने वाली किरण है उसका नाम है AQC। ये हमारा क्या है, ये हमारा कटान बिंदु पर जब हमने मिलाया तो ये हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कैसा है, वस्तु से छोटा है, सीधा है, आभासी है। तो इस प्रकार का हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। एन से क्या किया हमने, एन एक लंब खींच दिया। तो ये हमारा भी है। तो चूँकि हम जानते हैं कि पी से लेकर बी डैश तक के बीच की दूरी को हम भी बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी। ये पी से एफ तक के बीच की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी। ये हो जाएगा 2f। 2f क्या बोल सकते हैं, आर का मान भी हमारा क्या होता है 2f मिलता है। यानी वक्ता तीसरा इक्वल टू हमारा होता है दुगना फोकस दूरी की है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं, ये हमारा u है, सॉरी ये हम गलत नहीं, ये हमारा v है और ये हमारा क्या है, ये हमारा u है। u क्या होगा, मतलब कि ये ध्रुव से लेकर वस्तु तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। तो इसका हमने नामकरण कर दिया। सब एक बार फिर से हमने ये दर्पण बनाया है, वस्तु है, वस्तु से आने वाली किरणें परिवर्तन होकर गुजर गई, एक और किरण वक्ता केंद्र पर आई, इन दोनों कटान बिंदु से हमें प्रतिबिंब मिला, एनएल हमारा विलंब हो गया। बस हमें पहले क्या करना है, पहले हमें क्वेश्चन को लिख लेना है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर को लिख लेंगे हम। ये फिगर बना लेंगे। फिगर में हमने जो जो किया है, बस फिगर में हमने जो जो काम किए हैं उसे हमने लिख लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे लिख लिया है। माना एम डैश एक उत्तल दर्पण है, तो मैंने उत्तल दर्पण मान लिया है, दर्पण का नाम मान लिया एम डैश, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जिसके प्रधान अक्ष पर एक ए बी एक वस्तु है। वस्तु का नाम क्या है हमारा, ए बी है। इस प्रकार स्थित है कि उसका आभासी और छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और एफ के बीच बन रहा है। तो एफ क्या है हमारा दर्पण का फोकस है, सी हमारा वक्ता केंद्र है, सॉरी वक्ता केंद्र है हमारा सी। सी क्यू ए लंबवत आपतित किरण है। तो चूंकि हम जानते हैं, चूँकि मैंने अभी आपको बताया तो सी क्यू ए लंबवत आपतित होती है, क्योंकि वक्ता केंद्र त्रिज्या है, क्या वक्ता केंद्र हमारा क्या होता है, दर्पण पर लंब होता है। तो दर्पण पर जब हमारा लंब होता है, तो चूँकि हमने पढ़ा था कि दर्पण पर जो हमारा रेखा लंब होता है उससे आने वाली किरणें, या अगर हमारा कोई भी किरण दर्पण पर लंबवत आती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार हमारा AQC आपतित किरण है जो कि उसी पथ पर वापस लौट जाती है। एन से क्या किया हमने, एन से एन लंब प्रधान अक्ष पर खींच दिया। तो इतना तो हमने कर लिया। अब हम उसी प्रकार जैसा कि हमने पिछले में गए थे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, हम दो, इसमें भी हमारे 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहले हमारा ABC ए डैश बी डैश सी, आगे का त्रिभुज है हमारा NLF ए डैश बी डैश एफ। हम पहले ABC वाले में चलते हैं। तो ABC और ए डैश बी डैश सी में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि B और B डैश क्या है हमारा लंबवत है और C क्या है उभयनिष्ठ है। तो दो कोण हमारा मिल गया। तो चूंकि समरूपता के नियम में दो कोण दो भुजाएं कोई भी हमारा दो चीज़ मिल जाए तो वो त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। समरूप होने के साथ साथ क्या होता है, उसका लंब यानी कि AB और ए डैश बी डैश का अनुपात किसके बराबर होता है, BC और बी डैश सी, अर्थात उसके आधार के बराबर होता है। तो जैसा हमने अवतल दर्पण में किया था, हम यही काम इसमें भी करेंगे, परंतु उसमें सी क्या था हमारा, सी उसमें हमारा इक्वल था किससे, सी से अभिमुख कोण से। परंतु इसमें क्या है, इसमें सी हमारा उभयनिष्ठ है, परंतु यह एंगल से हमारा समरूप हो जाएगा। तो हमें यही काम इसमें भी करना है जिस प्रकार हमने अवतल दर्पण में किया था। अगर आप अवतल दर्पण में जान जाएंगे सीखना तो आपको उत्तल दर्पण में उतना परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हम इसे भी लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया, हम त्रिभुज किस में गए, त्रिभुज ABC और ए डैश बी डैश सी में गए। तो हमने क्या देखा, दोनों में भी क्या था, लंब था, यानी कि ABC इक्वल टू ए डैश बी डैश सी किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के अनुसार हमारा बराबर हो गया।
कोण सी किसके बराबर हो गया हमारा, वेनिस्ट है। तो हमारा ये त्रिभुज क्या आ गया दोनों, ये हमारा समरूपता का चिन्ह होता है। सर्वांग समता का चिन्ह हमारे इसके नीचे बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो वो हमारा सर्वांग समता का चिन्ह हो जाएगा। उसका नियम क्या होता है, उसका नियम होता है कोई भी तीन भुजा या तीन एंगल या दो भुजा एक एंगल, दो एंगल एक भुजा, यानी उसमें तीन चीज़ का कॉमन होना तो इम्पोर्टेंट है। परंतु इसमें समरूपता में क्या है, हमारा समरूपता में कोई भी दो भुजा दो एंगल या कोई भी दो चीज़ समरूप होना इसका ले, तो ये हमारा समरूप किसके कारण हो गया, एंगल से। एंगल से क्या हो गया, हमारा समरूप हो गया। इसका लंब ए बी और इसका लंब ए बी का अनुपात है, इसके आधार बी सी और इसके आधार बी सी का अनुपात के बराबर हो जाता है। तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा मैथ का चैप्टर नंबर 6 है, उसमें आप समरूपता को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम मैथ का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाएंगे तो आपको उसमें अच्छे से समझा देंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि अगर दो एंगल हमारा बराबर हो गया तो ये हमारा समरूप हो गया, इन दोनों का लंब और इन दोनों के आधार के अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाए। उसी प्रकार अब हम चलेंगे त्रिभुज, हमारे और त्रिभुज बन रहा है एम एल एफ ए डैश बी डैश एफ। इसमें भी वही कंडीशन आ रहा है, एल एन से एल हमने क्या खींचा, लंब खींचा, तो ये हमारा क्या गया 90 डिग्री। ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री और एफ है हमारा उभयनिष्ठ, ये भी हमारा समरूप हो जाएगा। और एन एल अनुपात हो जाएगा ए डैश बी डैश, यानी इन दोनों का लंब का अनुपात, और एल एफ और बी डैश एफ आधार का अनुपात के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हमने इसी प्रकार इस त्रिभुज में हम गए, इन दो एंगल को हमने 90 डिग्री अनुसार बराबर कर लिया और एफ हमारा उभयनिष्ठ था तो हमने कर लिया दोनों के लंब के अनुपात और आधार के अनुपात को एक दूसरे के इक्वल कर लिया। तो चलिए इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। पुनः ये एक ही क्रियाकलाप हम इसमें भी करेंगे। एल एफ को देखिए, एल एफ हमारा क्या है, एल से एन एल को देखिए, सॉरी एल एफ नहीं, एन एल को देखिए आप, एन से लेकर एल तक की का हाइट है जो ए बी के हाइट के क्या है, इक्वल है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हमें अवतल की तरह कार्य करना है, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो एन एल क्या हो जाएगा हमारे ए बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का हाइट क्या है हमारा इक्वल है। तो चलिए लिख लेते हैं, चूँकि एन एल इक्वल टू ए बी, तो एन एल की जगह हम ए बी लिख सकते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू एल ए बाई बी डैश है। चूँकि एक्स बराबर है वाई के, तो वाई अगर यहाँ आएगा वहाँ हम एक्स भी रख सकते हैं या तो हम वाई भी रख सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, मैथ का 3 एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा एक्स वाई इक्वल होता है तो हम उसकी कुछ भी रख सकते हैं। तो इस पर आप समीकरण 1 को देखिए और 3 को देखिए। समीकरण 1 में क्या था हमारा, समीकरण 1 में था हमारा ए बी बाई ए डैश बी डैश बी सी बाई बी डैश सी। 3 में क्या है हमारा ए बी बाई ए डैश बी डैश एल एफ बाई बी एफ। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारे ए बी और ए डैश बी डैश क्या है, कॉमन आ रहा है, तो हम ए डैश बी डैश को इसके अनुसार लिख सकते हैं। चूँकि एल सी एस बराबर तो आर सी एस कर सकते हैं। क्या आप देखिए, आप ये रख लीजिए, पहले आप ये रख लीजिए, ये किसके बराबर है, ये हमारा बी सी बी डैश सी के बराबर है। तो अगर एक से हमारा वाई के बराबर होता है तो हम एक से जगह वाई भी रख सकते हैं। तो ये हमारा किसके बराबर था समीकरण 1 से, बी सी बाई बी डैश सी के, तो हम इसकी जगह बी सी बाई बी डैश सी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया बी सी बाई बी डैश सी इक्वल टू एल एफ बाई बी डैश एफ। ये हम किससे गए, ये लिख लेते हैं हम समीकरण 1 और समीकरण नंबर 3 से क्या आ गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया। पुनः हम वही कार्य करेंगे, आप क्या करेंगे, एल को क्या करेंगे पी के निकट मानेंगे। तो एल को जब हम पी के निकट मानेंगे तो एल से एफ तक की दूरी पी से एफ तक की दूरी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो चलिए मान लेते हैं। अब मान लेंगे हम, यदि बिंदु एल क्या है हमारा, बिंदु एल अगर ध्रुव पी के काफ़ी निकट हो, अर्थात उसके अगर सिमिलर हो, काफ़ी निकट हो, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा सॉरी पी एफ इक्वल टू एल एफ। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो एल एफ की जगह हम क्या कर सकते हैं, एल एफ की जगह हम पी एफ रख सकते हैं। चलिए रख लेते हैं बी सी बाई बी डैश सी पी एफ बाई बी डैश सी। तो इतना तक तो हमने कर लिया, परंतु आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले क्लास में बताया था, पहला क्लास अगर आपने अवतल नहीं देखा होगा तो आपको उत्तल भी उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप अवतल में सिद्ध करना अच्छे से सीख लीजिए, तब आपको उत्तल में सिद्ध करने में कोई परेशानी नहीं होगा। बी सी है बी डैश सी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सॉरी यहाँ पर बी डैश, यहाँ पर हमारा बी डैश एफ है, बी डैश एफ है, बी डैश एफ बी डैश एफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पी एफ के बीच की दूरी तो क्या है हमारा, पी एफ के बीच की दूरी तो हमारा दे रखा है, पी से एफ तक की दूरी तो दे रखा है, परंतु बी से सी दिया है नहीं दिया है, बी डैश सी दिया है नहीं दिया है। परंतु हम एक काम कर सकते हैं,
बी से सी के बीच की दूरी तो नहीं दिया है, परंतु हम पी वी प्लस में पी सी करें, यानी इन दोनों को जोड़ दें। मान लीजिए कि हमें 3 है, ये 2 है, ये हमारा 5 है, तो हम 5 लिखें या 3 + 2 लिखें तो हमारा 5 हो ही जाएगा ना। तो इस प्रकार, परंतु हमें पी सी और पी वी पता है, बी सी हमें नहीं पता है, परंतु पी सी और पी वी पता है। तो हमें जो पता है उसी का मान क्या रखना रहता है, उसी का मान हम रख देते हैं, क्योंकि बी सी का हम कहाँ से लाएंगे, कहीं से नहीं लाएंगे। इसका लाने का तरीका बस यही है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो बी सी हमारा निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें बी डैश सी के, तो बी डैश सी में हम कहाँ से लाएंगे, बी डैश सी की दूरी तो हम नहीं निकाल सकते, परंतु क्या हम पी सी माइनस पी वी डैश कर सकते हैं, क्योंकि पी सी तो हमें पता है, पी वी डैश भी हमें पता है। अगर हम बात करें बी एफ की, बी डैश एफ की, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी डैश एफ के बीच की दूरी क्या दिया है, नहीं दिया है, परंतु हम पी एफ माइनस पी वी डैश कर सकते हैं, क्योंकि पी एफ से हमारा फोकस मिल जाएगा, पी वी डैश से हमें भी मिल जाएगा, जो जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। परंतु ऐसे बी सी से हमें नहीं निकलेगी, बी सी से नहीं निकलेगा, बी डैश एफ से नहीं निकलेगा, बी सी से नहीं, इन सभी चीज़ से नहीं निकलेगा, परंतु हम इसे कन्वर्ट कर दे तो हमें इसका मान पता लग सकता है। तो चलिए इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। बी सी को हम क्या रखेंगे, बी सी को रखेंगे, मैंने बताया पी बी प्लस में पी सी। बी डैश एफ को क्या रखेंगे, पी एफ माइनस पी वी डैश। बी डैश सी को क्या रखेंगे, पी सी माइनस पी वी डैश। तो इन दोनों की जगह चलिए अब इन सभी मानों को रख देते हैं। तो हमने इन सभी मानों की जगह बी सी जो हमने निकाला था उसे रख दिया, बी डैश सी हमने जो ज्ञात किया था उसे रख दिया। पी एफ का मान तो हमें पता है इसलिए हमने इसे चेंज नहीं किया, परंतु बी डैश एफ का मान नहीं पता है तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलेंगे किससे, अब हम चलेंगे चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से किसी मान को हम ऐसे ही नहीं रख सकते, हमें चिन्ह परिपाटी के नियमों का पालन करना होगा। बी भी हमारा दे रखा है, बी भी हमारा क्या दिया है, बी से यू तक के बीच की दूरी हमारा, सॉरी पी भी हमारा क्या दिया है, यू। तो चूंकि यह वस्तु दूरी क्या होता है, हमारा वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है, तो ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा और आपतित किरण की दिशा के विपरीत में रहेगा, क्योंकि आपतित तो इस साइड जा रही है, परंतु ये हमारा क्या है, इधर है, तो विपरीत में हम। और क्या हमारा पी बी डैश क्या है हमारा प्रतिबिंब दूरी, पी एफ हमारा फोकस, पी सी हमारा 2F। तो इन सभी मानों को चलिए रख देते हैं। तो चूंकि ये हमारा उत्तल दर्पण में, तो ये सब हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, परंतु ये वस्तु दूरी हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा निगेटिव होता है, तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। चलिए इसे रख देते हैं। क्या मिला हमें, पी बी इक्वल टू मिला माइनस यू, पी बी डैश हो जाएगा हमारा प्लस में भी प्रतिबिंब दूरी, पी एफ मिल जाएगा हमारा प्लस में एफ उत्तल दर्पण में है, तो पी सी इक्वल टू मिल जाएगा वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या आर रखे या प्लस में हम 2F रखें, दोनों क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इन सभी की जगह अब हम इसे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस यू प्लस में 2F प्लस माइनस में भी, क्योंकि पी बी डैश देखिए, पी बी डैश क्या है हमारा, इसके पहले माइनस है, परंतु ये पॉजिटिव में है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस में भी। अब क्या करेंगे, पहले की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारा माइनस यू एफ प्लस में यू भी प्लस में 2F स्क्वायर माइनस में इससे करेंगे 2VF इसका 2 हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस में VF। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, इधर आएगा, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले की तरह रखेंगे माइनस यू एफ प्लस में यू भी इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस में VF, इधर है इधर जाएगा तो माइनस में 2F स्क्वायर, माइनस है तो प्लस में 2VF, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस यू एफ है प्लस में यू भी इक्वल टू 2 में से 1 गया VF। यहाँ भी हम पहले की तरफ आ रहे हैं कि दो चीज़ दिया है परंतु एक गायब है, तो दोनों तरफ इसमें भी हम UVF से गुना कर देंगे, भाग दे देंगे दोनों तरफ UVF से भाग देने पर चलिए दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। माइनस UVF प्लस में UVF इक्वल टू VF UF माइनस नहीं कटेगा, माइनस हमारा ऐसे रहेगा, U से F UV VF हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा माइनस में 1/B प्लस में 1/F इक्वल टू 1/U। तो चूँकि मैं सूत्र था ये हमारा पॉजिटिव में था, तो इसको हम इधर भेज देंगे 1/F इक्वल टू 1/U प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1/V, इसीलिए 1/F इक्वल टू 1/V प्लस में 1/U। ये आ गया हमारा उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र।
तो इस प्रकार हमने आज उत्तल दर्पण में भी दर्पण सूत्र को प्रूफ कर लिया। हमने दोनों प्रकार के दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रूफ किया। आई होप आपको यह भी प्रूफ करने अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने सारे काम बिल्कुल पहले वाले की तरह किए, हम इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है, हमें बिल्कुल पहले वाले की तरह रिपीट करना पड़ता है। बस थोड़ा थोड़ा चेंज है क्योंकि सी हमारा उभयनिष्ठ था तो सी को हमने उभयनिष्ठ कर दिया। बाकी हमारा काम बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही था। आई होप आपको आज उत्तल दर्पण में भी दर्पण सूत्र सिद्ध करने आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी से तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कुछ